नमस्कार, मैं जया सिंह आप सभी का कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और आज इस अध्याय का हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। आइए बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जिन जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी, एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं। हमने पिछली कक्षा में सामाजिक परिवर्तन का युग उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी विचारधारा के विषय में जाना था। फिर औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, यूरोप में समाजवाद का आना और समाजवाद के लिए समर्थन। फिर हमने रूसी साम्राज्य के विषय में जाना था और आखिरी में अर्थव्यवस्था और समाज। जो आइए आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रूस में समाजवाद। समाजवाद मैंने आपको बताया बच्चों, एक ये विचारधारा है और इसके अंतर्गत जो है संपत्ति पर समाज का नियंत्रण माना जाता है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया कि 1870 के दशक तक समाजवाद पूरे यूरोप में फैल चुका था। अब हम आज की कक्षा में रूस में समाजवाद के विषय में चर्चा करेंगे। फिर है उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। रूस में निरंकुश जारशाही शासन व्यवस्था थी, तो परिस्थितियों में परिवर्तन आया, समाजवाद भी आ चुका था। तो 1905 में क्रांति हुई और इस क्रांति में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। आज हम उसको पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य हुआ था और आज की कक्षा में हम प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जो भूमिका थी उसके विषय में जानेंगे। फिर है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस की जो आर्थिक स्थिति खराब हुई थी और उसके बाद वहां पर पेट्रोग्राद में जो क्रांति हुई थी उसके विषय में बात करेंगे। फिर है अक्टूबर 1917 की क्रांति। अक्टूबर 1917 की क्रांति जिसे हम रूसी क्रांति भी कहते हैं। और जब रूस में क्रांति हुई थी बच्चों, तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जार निकोलस द्वितीय उस समय वहां का जार था। फिर है गृह युद्ध। बच्चों, 1917 की क्रांति के बाद रूस में संविधान सभा का निर्माण किया गया था, सोवियत यूनियनों का निर्माण हुआ था। उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन आया और वहां पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भूमि पुनर्वितरण का मामला था और आज हम इस कक्षा में इसको भी जानेंगे। फिर है आपका समाजवादी समाज का निर्माण। इसके अंतर्गत हम क्रांति के बाद रूस में जिस तरह से समाजवाद का विकास हुआ, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, उनको पढ़ेंगे। फिर स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। स्टालिन एक कम्युनिस्ट नेता थे रूस के और इनके विचार स्टालिनवाद के नाम से जाने गए। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य था जिसे सामूहिकीकरण के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत इन्होंने खेतों का सामूहिकीकरण कर दिया था। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, यानी रूसी क्रांति का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने 1914 में हुए प्रथम विश्व युद्ध के विषय में जाना था और उस विश्व युद्ध रूस की क्या स्थिति थी उसके विषय में चर्चा हुई थी। इसके अलावा हम लोगों ने रूस के राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के विषय में जाना था। आज हम रूस में समाजवाद की चर्चा करेंगे और आज का ये हमारा पहला टॉपिक है। देखिए, वर्ष 1914 से पहले मार्क्स के विचार को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। कार्ल मार्क्स के विषय में मैं आपको पिछली कक्षा में ही बता चुकी हूँ। 1914 से पहले जो रूस का समाज था, देखिए किस तरह परिवर्तित होता है। जो 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया था, लेकिन सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में कार्य करना पड़ता था। फिर 19वीं शताब्दी में आते आते सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया, जिसमें कृषकों के अधिकार के लिए संघर्ष किया गया तथा सामंतों द्वारा अधिकृत गई भूमि कृषकों को वापस करने की मांग की गई थी। बच्चों, 19वीं सदी के आखिरी में ग्रामीण इलाकों में जो समाजवादी थे वो काफी सक्रिय थे, इसीलिए उन्होंने सामंतों द्वारा अधिकृत की गई भूमि कृषकों को वापस करने की मांग की थी। लेनिन का मानना था, ये इन्होंने जो पार्टी स्थापित की थी वो सामाजिक लोकतंत्रवादी के नाम से प्रसिद्ध थी, का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वो बटे हुए हैं, जिस कारण से
ये लोग समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते थे। यानी कुछ किसान गरीब थे, कुछ किसान अमीर थे, और कुछ किसान जो पूंजीपति थे वो नौकरों से अपने खेतों में खेती कराते थे। आगे चलकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई थी। देखिए, पहला है बोल्शेविक, जिसका नेतृत्व लेनिन द्वारा किया जा रहा था, और इनका मानना था कि रूस में पार्टी को अनुशासित और सदस्य संख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जबकि जो मेंशेविक थे, जो दूसरा दल था, इनका मानना था कि पार्टी में सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए। मेंशेविकों का मानना था कि जैसे जर्मनी में सभी को सदस्यता मिल जाती है, वैसे पार्टी में सभी को आसानी से सदस्यता मिल जानी चाहिए। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस में निरंकुश जारशाही थी और जो जार था वो संसद के अधीन नहीं था। इसलिए 1905 की क्रांति के समय सोशल डेमोक्रेट्स तथा समाजवादी क्रांतिकारियों ने कृषकों के साथ मिलकर संविधान रचना की मांग की थी। फिर क्या हुआ था, देखिए, 1904 में स्थितियों में परिवर्तन आया। रूसी मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, क्योंकि इस समय आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी हो गई और वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई थी। उस समय मजदूर संगठनों का भी बहुत तेजी से विकास हो रहा था, तरह तरह के मजदूर संगठन विकसित हो रहे थे। लेकिन 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर के 4 सदस्यों को वो नौकरी से हटा दिया गया, और उसके बाद जब हटाया गया तो देखिए, मजदूरों ने अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूरों के साथ काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल शुरू कर दिया। बच्चों, जब इतने सारे मजदूर हड़ताल पर चले गए तो एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना होती है, जिसे हम इतिहास में खूनी रविवार की घटना के नाम से जानते हैं। आइए देखिए वो क्या घटना थी। वर्ष 1905 को रविवार के दिन पादरी व्यापॉन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जार के महल विंटर पैलेस, जार मीन्स जो रूस का शासक था उसको जार कहा जाता था, विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कॉसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। जब सैनिकों का आक्रमण हुआ या जब सैनिकों ने इन मजदूरों पर हमला कर दिया तो उस हमला में लगभग 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए थे और लगभग 300 घायल हुए। और इसी घटना को बच्चों इतिहास में खूनी रविवार की घटना के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये भी माना जाता है कि 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी थी। बच्चों, 1905 की क्रांति के बाद जगह जगह हड़तालें होने लगी थी। जितने भी विद्यार्थी थे वो अपनी कक्षाओं का या विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करने लगे थे। 1905 की क्रांति के बाद अधिकांश कमेटियों और यूनियनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण ये अनाधिकृत रूप से कार्य करने लगी थी। राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई थी और जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और फिर पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया और मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उदारवादियों और क्रांतिकारियों को इससे अलग रखा गया था। जो अब अगला टॉपिक है हमारा प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध 2 यूरोपीय गठबंधनों के मध्य शुरू हुआ था। एक तरफ केंद्रीय शक्तियां जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। बच्चों, इस युद्ध में रूस ने अपनी सहभागिता दी थी और आरंभ में तो इस युद्ध को रूस का समर्थन प्राप्त था, और जो यहाँ के लोगों ने भी, जो रूस का जार था, जार निकोलस द्वितीय, उसका भरपूर समर्थन भी किया था। लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचता गया तो धीरे धीरे लोगों का मन भी इस युद्ध से थोड़ा सा हटने लगा था। देखिए, जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया था। बच्चों, जर्मन विरोधी भावनाएं जो हैं प्रबल होने लगी थी और इसी कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड रख दिया था। फिर
1914 से 16 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को पराजय का सामना करना पड़ा और ये माना जा सकता है कि 1917 तक आते आते लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। फसलों और इमारतों के विनाश से लगभग 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए थे और इस घटनाओं के कारण सरकार की और जार की जो स्थिति थी वो जनता में बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, यानी ये दोनों लोग अलोकप्रिय बन चुके थे। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे और अब वो लड़ाई नहीं करना चाह रहे थे। बच्चों, अब हम युद्ध के प्रभाव के विषय में बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस पर क्या इसका प्रभाव पड़ा। देखिए, युद्ध से उद्योगों पर बुरा असर पड़ा था और देश के उद्योगों को मिलने वाली बाहरी आपूर्ति भी बंद हो गई थी, क्योंकि जर्मनी ने क्या किया था, उस पर रोक लगा दी थी। 1916 तक रेलवे लाइनें भी टूटने लगी थी। फिर जितने भी स्वस्थ पुरुष थे इस युद्ध में उनको झोंक दिया गया था, तो स्वस्थ पुरुषों को युद्ध में भेजे जाने के कारण मजदूरों की कमी हो गई। छोटे छोटे वर्कशॉप जो थे वो बंद होने लगे थे। युद्ध में सेना को भारी मात्रा में अनाज पहुंचाया जा रहा था, क्योंकि सैनिकों का भरण पोषण भी जरूरी था, जिसके कारण शहरों में रहने वालों को अनाज की कमी होने लगी थी। और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। एक तरीके से देखा जाए बच्चों, तो रूस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी और आम जनता उसको बहुत बुरी तरीके से झेल रही थी। अगला टॉपिक है हमारा पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। ये प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो रूस में स्थिति में परिवर्तन आया था, उसके बाद देखिए वर्ष 1917 में अत्यधिक ठंड बढ़ने के कारण रूस में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर अनाज जो है सैनिकों को भेजे जाने लगे थे और फसल भी चौपट हो चुकी थी, तो अनाज का संकट पैदा हो गया था। फिर उसी समय संसदीय प्रतिनिधि ड्यूमा को भंग नहीं करना चाहते थे, अतः 22 फरवरी को नदी के दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई। इसके अगले दिन बहुत सारी फैक्ट्रियों में मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी थी और कुछ या अधिकांश फैक्ट्रियों में औरतें भी हड़ताल में शामिल हुई थी। देखिए, 22 फरवरी को बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी और इसीलिए 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। जो आधुनिक समय में हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ये देखिए रूस में 22 फरवरी को इस घटना के बाद से नामित किया गया था। बच्चों, अब हम ड्यूमा की बर्खास्तगी के विषय में जानेंगे। जब बहुत सारे मजदूर हड़ताल पर चले गए थे, देखिए आंदोलनकारी मजदूर नेवा नदी पार करके राजधानी के मध्य प्रोस्पेक्ट तक आ गए थे। सरकारी इमारतों और क्वार्टरों को मजदूरों द्वारा पूरी तरीके से घेर लिया गया था। 24 और 25 तारीख को सभी लोग पुनः इकट्ठा हो गए। सरकार ने इन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों को नियुक्त किया था और 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। फिर देखिए क्या होता है, सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञों ने बयान दिया और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। इधर प्रदर्शनकारियों ने 27 तारीख को पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया और रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए सड़कों पर जमा होने लगे थे। सरकार ने स्थिति नियंत्रण करने के लिए सैनिक टुकड़ी बुलाई और उन्हें प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन उन सैनिक टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी और बाकी जो रेजिमेंट थी वो उन्होंने बगावत कर दिया और मजदूरों के साथ आ गए, यानी मजदूरों के साथ मिलकर हड़ताल का समर्थन करने लगे। बच्चों, आप ये चित्र देख सकते हैं, ये ड्यूमा की बैठक हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूमा में पेट्रोग्राद सोवियत संघ की बैठक। जब सैनिक रेजिमेंट भी मजदूरों के समर्थन में आ गए थे, तो फिर देखिए जिस भवन में ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, सैनिकों और मजदूरों ने मिलकर वहां सोवियत या परिषद का गठन किया और बच्चों यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया और उससे कहा गया कि आप राजगद्दी छोड़ दें। जार ने भी उन प्रतिनिधिमंडलों की बात मान ली और राजगद्दी छोड़ दी।
सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार की रचना कर ली। रूस के भविष्य का फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी। इन्होंने वयस्क मताधिकार के पक्ष में भी अपना समर्थन दिया। इस तरह से देखा जाए बच्चों, तो फरवरी 1917 में जो पेट्रोग्राद की क्रांति हुई थी, उसका पूरा का पूरा नेतृत्व पेट्रोग्राद की जनता के हाथ में था। बच्चों, अब हम फरवरी की बात पढ़ेंगे। जो सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने अंतरिम सरकार का गठन किया था, उस अंतरिम सरकार में उद्योगपतियों, सैनिक अधिकारियों और भूस्वामियों का महत्वपूर्ण योगदान था, यानी इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने जनसभा करने और संगठन बनाने पर जो पाबंदी लगी थी, उसको उन्होंने हटा दिया। पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बनाई जाने लगी। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए और उनका ये मानना था कि ये वही समय है जब सोवियत को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। बच्चों, लेनिन के ये विचार अप्रैल थीसिस के नाम से जाने गए और इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें रखी गई थी। देखिए, सबसे पहले था युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाया जाए, फिर किसानों को जमीन हस्तांतरित की जाए और तीसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। बोल्शेविक पार्टी के अधिकांश लोगों को ये बात बड़ी हैरानी वाली लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी ये समाजवादी क्रांति का समय नहीं आया है, इसलिए हमें अंतरिम सरकार का समर्थन करना चाहिए। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण उनके विचार बदलते चले गए। वो क्या घटनाएं हैं, आइए हम देखते हैं। मजदूर आंदोलन एवं इसका प्रभाव। बच्चों, गर्मियों में वहां पर मजदूर आंदोलन शुरू हो गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटी बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। फिर आगे चलकर अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इसलिए अंतरिम सरकार ने कारखानों को चलाने के लिए श्रमिकों द्वारा किए गए प्रयासों का विरोध किया और नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ कर। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का दमन कर दिया गया। फिर गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी और सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेते हुए किसानों ने जुलाई से सितंबर के बीच जमीन पर कब्जा कर लिया था। बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे बोल्शेविकों तथा अंतरिम सरकार के बीच मतभेद बढ़ने लगा, लेनिन को ये एहसास होने लगा कि अंतरिम सरकार रूस की जनता पर तानाशाही शासन की स्थापना करना चाह रही है। तब लेनिन ने पेट्रोग्राद तथा बोल्शेविक पार्टी को सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने यह खुलासा नहीं किया कि किस दिन योजना को कार्यरूप दिया जाएगा, लेकिन विद्रोह की शुरुआत 24 अक्टूबर से हो गई। प्रधानमंत्री केरेंस्की सैन्य टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चले गए थे और उसी दिन सरकार के सैनिकों ने बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेर लिया। टेलीफोन और टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। इधर क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लेने और मंत्रियों को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए थे। इसी बीच औरोरा नामक युद्धपोत द्वारा विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी गई। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। बोल्शेविकों के इस निर्णय को अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस का समर्थन मिला और दिसंबर 1917 में बोल्शेविकों का मॉस्को पेट्रोग्राद पर नियंत्रण स्थापित हो चुका था। बच्चों, देखिए, सबसे पहले बदलाव ये आया था कि नवंबर 1917 में बोल्शेविकों द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर दूसरा पॉइंट है, चर्च एवं जार की संपत्ति को जब्त कर दिया गया। तीसरा, किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या परिवर्तन है। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर बड़े बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए और ये हिस्सा इसलिए किया गया
ताकि जो बेघर बार लोग हैं या जो जरूरतमंद लोग हैं उनको रहने की जगह दी जा सके। पांचवा जो परिवर्तन था, अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ था, इनके द्वारा सोवियत टोपी बहुत ही प्रसिद्ध है जिसे बुदियोनोवका कहा जाता था का चुनाव किया गया। बच्चों ये चित्र आप देख रहे हैं, ये वही स्पेशल टोपी है जिसे बुदियोनोवका कहा गया था। फिर छठा और लास्ट परिवर्तन क्या था, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे संविधान सभा के लिए चुनाव और सोवियत यूनियन का निर्माण। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों द्वारा संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए, लेकिन इस बार उन्हें बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। फिर वर्ष 1918 में बोल्शेविकों ने अन्य राजनीतिक सहयोगियों के विरोध के उपरांत भी ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में भाग लेने वाली एकमात्र पार्टी बोल्शेविक पार्टी ही रह गई थी और इसी पार्टी को आगे चलकर अखिल रूसी कांग्रेस सोवियत को अब देश की संसद का स्थान दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहा करता था। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार बोल्शेविक पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। लेकिन समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे लोगों का पार्टी से मोह भंग होने लगा था। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गृह युद्ध। भूमि पुनर्वितरण का आदेश जो बोल्शेविकों ने दिया था उसके कारण देखिए क्या परिवर्तन आया और किस परिस्थितियों के कारण गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। देखिए भूमि पुनर्वितरण के बोल्शेविकों के आदेश के कारण रूसी सेना टूटने लगी थी क्योंकि इसमें अधिकांश सिपाही जो थे वो किसान वर्ग से थे और वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए वे लोग सेना छोड़कर जाने लगे। फिर बोल्शेविक समाजवादियों उदारवादियों ने इस विद्रोह की बड़ी निंदा की। वर्ष 1918-19 तक संपूर्ण रूसी साम्राज्य पर जार समर्थक जिन्हें व्हाइट्स कहा गया एवं सामाजिक क्रांतिकारियों ग्रीन्स का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। बोल्शेविकों एवं इनके बीच चले गृह युद्ध के कारण भूखमरी, डकैती और लूटमार जैसी कई घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। कि ये जो व्हाइट्स थे ये निजी संपत्ति के समर्थक थे और उन्होंने जमीन पर कब्जा जमाने वाले किसानों के प्रति बहुत ही सख्त रवैया अपनाया था। उनकी इस हरकतों के कारण गैर बोल्शेविक समर्थन बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। करीब 1920 तक रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था और उन्हें इस काम में गैर रूसी राष्ट्रवादियों और जदीदियों की मदद मिल रही थी। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए या आशंका के कारण वर्ष 1922 में गैर रूसी राष्ट्रवादियों को राजनीतिक स्वायत्तता बोल्शेविकों द्वारा प्रदान कर दी गई। अब हम पढ़ेंगे समाजवादी समाज का निर्माण। बच्चों गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों द्वारा उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था। इनके द्वारा कृषकों को ऐसी भूमि पर खेती करने का आदेश दिया गया जिसका समाजीकरण हो चुका था। इन सभी कारणों से बोल्शेविक जो है सामूहिकता दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इसी के चलते शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था की गई। अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए पंचवर्षीय योजना लागू की गई। जैसे कि हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजना लागू है बच्चों, हर 5 वर्ष में एक योजना होती है। और इसके रूस में देखिए इस जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, सरकार ने पहली 2 योजनाओं जो 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह की कीमतों को स्थिर कर दिया। योजना से आर्थिक विकास को बहुत गति मिली के कारण औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा और धीरे धीरे औद्योगिक शहरों की भी स्थापना होने लगी थी। वर्ष 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नए नए औद्योगिक शहर भी अस्तित्व में आने लगे। इन सभी परिस्थितियों में जो मजदूर वर्ग थे उनकी क्या स्थिति थी, आइए हम उसको जानेंगे। तो हमारा टॉपिक है मजदूरों की स्थिति।
जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा था तो तेजी से होने वाले निर्माण कार्यों के दबाव में मजदूरों की कार्य स्थिति दयनीय होने लगी थी। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा और अगर मजदूरों को अगर सुविधाएं नहीं दी जाएगी तो उनकी स्थिति दयनीय होने लगेगी। देखिए क्या था, मैग्नेटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया, लेकिन मजदूरों की शौचालय, स्वास्थ्य देखभाल आदि की बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई थी। आगे चलकर इन मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। आइए देखिए, फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों की शिक्षा के लिए विस्तृत शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई तथा इन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई। जो महिला श्रमिक थी उनके लिए भी व्यवस्था की गई थी। महिला कामगार के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां यानी क्रेचेस खोले गए और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई तथा मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए ताकि वो आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सके। बच्चों, सरकार द्वारा जो ये प्रयास किए गए थे सभी जगह एक जैसी स्थिति नहीं थी कि जो सरकारी संसाधन थे वो बहुत सीमित थे और उन सीमित संसाधनों में ही मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किया गया। अब हमारा अगला टॉपिक है स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों और परीक्षा में आपके निश्चित ही इससे एक प्रश्न आता ही आता है। तो आइए हम जानें कि स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण क्या है। जनवरी 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने। बच्चों, ये जोसेफ स्टालिन है, आप इनके चित्र को देख के आप इन्हें पहचानेंगे। वर्ष 1927-28 में रूस के शहरों में अनाज का संकट उत्पन्न हो गया था। इस अनाज संकट के दौरान सरकार ने अनाज की कीमत निश्चित कर दी थी, लेकिन बहुत से किसान उस निश्चित कीमत पर अनाज बेचने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में थे। यह स्थिति देखिए, सरकार द्वारा अनाजों के दाम निश्चित करने के बाद भी कृषकों ने अनाजों को इस दाम में बेचने से इनकार कर दिया। स्टालिन ने इसके बाद अपना सिद्धांत अपनाया। स्टालिन का यह मानना था कि बड़े किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की आशा से अनाज नहीं बेच रहे हैं। इसी कारण स्टालिन ने खेती के सामूहिकीकरण की शुरुआत की थी। ये सामूहिकीकरण क्या है? देखिए बच्चों, 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक हितों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। स्टालिन ने सामूहिकीकरण के पक्ष में तर्क दिया, अनाज की कमी है इसलिए खेतों को, जो छोटे छोटे खेत है उनका सामूहिकीकरण किया जा रहा है। स्टालिन की इस सामूहिकीकरण की नीति से कोल खोज बच्चों, जो सामूहिक खेती की जाती थी उसको कहा जाता था, से हुए लाभ को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। जो कृषक इसका विरोध करते थे उन्हें निर्वासन या देश से निकाल दिया जाता था। 1930 और 33 के बीच खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। यानी सामूहिकीकरण के बाद भी स्थितियों में परिवर्तन आया और रूस में 1930 से 33 के बीच भयंकर अकाल पड़ा था। पार्टी में बहुत सारे लोग स्टालिन के सामूहिकीकरण की आलोचना करने लगे थे और जो लोग स्टालिन की नीतियों की उपेक्षा करते थे उन पर समाजवाद के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया जाता था और वर्ष 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया जाता था। इसमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था लेकिन कोई सुनने वाला उनका नहीं था। जो ये था आपका स्टालिन का सामूहिकीकरण, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, यानी इस रूसी क्रांति और सोवियत संघ का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए बच्चों, बहुत से देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। फिर अनेक देश के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटन बच्चों, ये कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसे कॉमिंटन कहा गया था। बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, आप ध्यान देंगे, कॉमिंटन बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सोवियत संघ द्वारा समाजवाद को वैश्विक पहचान मिल पाई थी और अब सोवियत संघ एक महान शक्ति बन चुका था। हालांकि 20वीं सदी के अंत में आते आते इसमें काफी गिरावट आ गई थी।
इसके बावजूद भी यहाँ के लोग समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीय भी थे। 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक नेताओं ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ की यात्रा भी की थी। रूस जाने वाले भारतीयों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी थे, जिन्होंने समाजवाद के बारे में बहुत विस्तृत लिखा है। बच्चों, इस तरह से आज आपका ये अध्याय समाप्त हुआ और मैं ये आशा करती हूँ कि आपको रूसी क्रांति भलीभांति समझ में आई होगी। आपने पिछली कक्षा में यूरोप में समाजवाद को समझा था और इस कक्षा में मैंने आपको रूसी क्रांति के विषय में बताया। इस अध्याय के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, आप अपने नोटबुक में लिखते जाएं। बच्चों, मैं आपको 3 तरह के प्रश्न दे रही हूँ, जिसमें अति लघु प्रश्न आपके 2 अंक के हैं और लघु प्रश्न 3 अंक के हैं और विस्तृत प्रश्न आपके 6 अंक के हैं। आइए इन प्रश्नों को देख लें। पहला प्रश्न है आपका, रूसी क्रांति से क्या तात्पर्य है? ये 2 अंक का प्रश्न है। लेनिन द्वारा प्रस्तुत अप्रैल थीसिस की 3 प्रमुख बातें कौन कौन सी थी? बच्चों, ये भी 2 अंक का प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न आपके अति लघु प्रश्न हैं। फिर आपका अक्टूबर क्रांति के पश्चात रूस में क्या मुख्य परिवर्तन हुए थे? ये आपका 3 अंक का प्रश्न है, लघु प्रश्न की श्रेणी में ही आएगा। फिर है स्टालिनवाद एवं सामूहिकीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये भी 3 अंक का है। चौथा प्रश्न है आपका, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, बताइए। बच्चों, ये दीर्घ प्रश्न है, विस्तृत प्रश्न जो 6 नंबर का है। बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में करिएगा। धन्यवाद।